गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं धारा 2 भारतीय न्याय संहिता 2023 की। हमारे वीडियो का टाइटल है बेईमानी से। बेईमानी से शब्द को आज के वीडियो में जो डेफिनेशन बुक में उसके आधार पे भी मैं आपको समझाऊंगा। और पिछले धारा 2 के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाए उसमें कार्य, जीव जंतु, बालक, कूट रचना, न्यायालय और डेथ, और ये 7वां हमारा वीडियो है धारा 2 पे जो बेईमानी से ताल्लुक रखता है। और धारा 2 में कुल 39 परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषा के मूल्य और महत्व को समझाने के लिए मैं 2 लाइन बताना चाहूंगा जो अक्सर मैं धारा 2 के वीडियो में कहता हूं। तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। जी हाँ सर, तू जो समझे तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून क्या असल मिसाल। मतलब परिभाषा आप एक ताले और कुंजी की तरह हैं। यदि बुक ताला है तो परिभाषाएं उसकी चाबी हैं। यदि आपने परिभाषाओं को समझ लिया तो पूरी बुक को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इन परिभाषाओं का उपयोग पूरी बुक में कई जगह इस्तेमाल किया गया है। और जज साहब जब मुलजिम पर चार्ज लगाते हैं तब भी उसमें कई बार इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जो बुक में परिभाषा दी गई है मैं उस परिभाषा के आधार पर आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ। धारा 2 भारतीय न्याय संहिता 2023, इसकी उपधारा 7 में बेईमानी से जो बताया है, जो इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारित करे। मतलब ये जो बुक में परिभाषा दी गई है इसका आशय जो है कि कोई व्यक्ति यदि ऐसा कार्य करता है जिससे एक व्यक्ति को नुकसान हो और वो स्वयं अनुचित फायदा हासिल करे, जैसे कि फर्जी दस्तावेज बनाकर किसी की जमीन को हड़प लिया, तो उसको तो अनुचित लाभ हो गया हड़पने वाले को, लेकिन बेईमानी से कार्य करते हुए उसको नुकसान भी पहुंचा दिया उसने। तो इसमें जो इंटेंशन है बेईमानी से वो बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति ने कोई कार्य सद्भावना पूर्वक किया है और किसी को नुकसान हो जाता है तो उसका जो इंटेंशन है सद्भावना पूर्वक वो देखा जाएगा, वो फिर बेईमानी की परिभाषा में नहीं माना जाएगा। बेईमानी की परिभाषा में जो उसका आशय, उसकी जो नियत है, जो उसका इंटेंशन है, वो प्रारंभ से ही उसको अनुचित लाभ पहुंचाना है, उसके साथ चीटिंग करके, कपट करके, बेईमानी करके। तो इसको मैंने आपको समझाने के लिए उदाहरणों के साथ एक ई बुक भी तैयार की है। और उस ई बुक की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। उसमें ई बुक लिखा हुआ दिखाई देगा और आगे आसमानी रंग की लिंक दिखाई देगी। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप वहां से वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पे आपको बुक बाय का ऑप्शन मिल जाएगा। 99 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको वहां से खरीद सकते हैं। मैं बुक में से ही आपको आगे जानकारी देता हूं जिससे आपका बुक से आपका परिचय भी हो जाएगा, और यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपका इस ई बुक से परिचय भी करा दूंगा। इसका जो टाइटल है और उसका जो शीर्षक है प्रारंभ में वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब हम देखते हैं सर, भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की धारा 2 में बेईमानी से डिसऑनेस्टली की परिभाषा क्या है। बुक में जो दी थी तो वो मैंने सर आपको पढ़ के बता दी, सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन है, लेकिन मैंने इस तरीके से तैयार किया है कि वो आप कभी भूलेंगे नहीं, उसको एक बार आप सुन लेंगे और समझ लेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के अनुसार बेईमानी से डिसऑनेस्टली का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य करना जिससे किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान हो या खुद अनुचित लाभ प्राप्त करे। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे किसी को नुकसान हुआ और उसने खुद ने लाभ प्राप्त करा अनुचित, रॉन्गफुल लॉस उसने दिया किसी को और रॉन्गफुल गेन उसने प्राप्त किया। इसको और भी जो सरल शब्द में जो बताया गया है वो, जब कोई व्यक्ति किसी को हानि पहुंचाने या खुद अनुचित लाभ उठाने के इरादे से कोई काम करता है तो वह बेईमानी से कार्य कर रहा होता है, ये कहा जाएगा। ये इसकी बुक की डेफिनेशन में सर बताया गया है। इसका संबंध आम तौर पर जो है कि धोखाधड़ी, संपत्ति हड़पना, चोरी, जालसाजी, गबन आदि अपराधों से होता है, क्योंकि ये जो सभी अपराध हैं इन सब में उस अपराध को करने वाले व्यक्ति का बेईमानी से आशय पहले से मौजूद होता है। कौन कौन से में? धोखाधड़ी में तो बेईमानी से पहले उसका आशय मौजूद है, इंटेंशन।
संपत्ति हड़पना चाहता है गैर कानूनी तरीके से, तो उसका बेईमानी से आशय मौजूद है कि हड़प लेगा तो उसको अनुचित लाभ पहुंचाएगा, अनुचित हानि पहुंचाएगा और खुद अनुचित लाभ प्राप्त करेगा। चोरी की तो बिल्कुल उसने गैर कानूनी तरीके से लाभ प्राप्त किया और सामने वाले को लॉस किया रॉन्गफुल तरीके से। जालसाजी, गबन आदि अपराधों में बेईमानी से ये परिभाषा जो है कि लागू होती है। तो बेईमानी से सर जो है कि इसके कुछ कानूनी पहलू भी हैं, उन कानूनी पहलुओं पे भी मैं आपका ध्यान दिला देना चाहता हूं, जिसमें नंबर 1 है अनुचित लाभ, रॉन्गफुल गेन जिसको हम कहते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसी चीज को प्राप्त कर ले जिस पर उसका वैध अधिकार नहीं है। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन अपने नाम करवा ले जबकि असली मालिक कोई और हो। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे कृषि भूमि का हम उदाहरण लेके समझ लेते हैं कि भूमि का असल मालिक जो राजस्व संहिता के तहत खसरा, बीवन और नक्शे में मालिक जिसका नाम दर्ज है, वो फर्जी तरीके से उसका नाम हटा के उसका नाम दर्ज कर ले, तो ये एक इसका उदाहरण हुआ। यदि वो रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से उसको खरीदता, उसको भुगतान करता, वो विक्रेता बनता जो असल मालिक है, और क्रेता ये व्यक्ति बनता खरीदार, और रजिस्ट्री के आधार पे उस पे जब नाम करवाता शासकीय अभिलेखों में, तो ये इसका लीगल तरीका हो गया। लेकिन उसने ना तो उसको भुगतान किया, ना उसका रजिस्टर्ड विक्रय विलेख निष्पादित किया गया, सिर्फ उसने चीटिंग करके उसमें नाम अपना दर्ज करा लिया। तो इसको कहते हैं धोखाधड़ी करना, बेईमानी से कार्य करना। अनुचित हानि, हम रॉन्गफुल हानि को समझ लेते हैं नंबर 2 पे। जब किसी व्यक्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाए, जब किसी व्यक्ति को इंटेंशनली जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाए तो उसको रॉन्गफुल हानि कहते हैं। उदाहरण है इसका किसी की जमीन पर जबरन कब्जा कर लेना जिससे असल मालिक को हानि हो। मतलब असल मालिक का कब्जा है, वो उस पर फसल बो के खेती से लाभ प्राप्त कर रहा है, और अचानक आप गए और बलपूर्वक तरीके से बेईमानी से उस पर कब्जा कर लिया आपने, तो ये रॉन्गफुल उसको लाज दिया और आपने अनुचित लाभ प्राप्त किया। इसी में सर जो उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों में से एक उदाहरण है धोखाधड़ी का, और दूसरा उदाहरण है गबन का, और तीसरा उदाहरण है ठगी का। इन तीनों उदाहरणों से हम इसको समझेंगे। उदाहरण धोखाधड़ी का जो नंबर 1 है, फ्रॉड जिसको हम कहते हैं। रमेश ने झूठे दस्तावेज बनाकर बैंक से लोन ले लिया और पैसे वापस नहीं किए, बेईमानी से किया गया कार्य है। मतलब बैंक के जो रूल्स हैं, उन रूल्स में उसने चीटिंग की और बैंक को धोखा दिया और फर्जी दस्तावेज बना के लोन प्राप्त कर लिया। तो ये बेईमानी से उसने कार्य किया है, जो इस परिभाषा के अंतर्गत बताया गया है। नंबर दूसरा है गबन। एक सरकारी अधिकारी ने सरकारी फंड को अपने व्यक्तिगत काम में खर्च कर दिया। मतलब जो पैसा उसके पास आया था, वो उस पैसे को उसको विधि अनुसार जमा कराना था, लेकिन उसने जमा नहीं कराते हुए उसने खर्च कर दिया, तो ये गबन कर दिया था। ठगी, चीटिंग जिसको कहते हैं। गबन में भी बेईमानी से उसका आशय था, अब ठगी में भी आशय बेईमानी का है। मतलब बेईमानी इसमें मौजूद है सभी जगह। कोई व्यक्ति फर्जी कॉल करके लोगों से ओटीपी पूछकर पैसे निकाल ले, या बेईमानी से किया गया कार्य होता है, जो कि आजकल सर काफी फ्रॉड चल रहा है, और काफी सचेत भी किया जाता है इसके लिए कि आप अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी हर किसी को ना बताएं, क्योंकि यदि आप ओटीपी बता देते हैं तो वो आपके बैंक खातों से पैसे चोरी कर लेते हैं। तो ये भी ठगी है, बेईमानी से किया गया कार्य है। इसमें एक उदाहरण जो गलत उदाहरण दे के समझाया गया है, मतलब उसका आशय मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो गलत उदाहरण क्यों लिखा गया है ई बुक में। किसी व्यक्ति ने गलती से किसी और का सामान ले लिया, गलती से सर है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन जब उसे गलती का एहसास हुआ तो उसने सामान लौटा दिया। यह बेईमानी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसका इरादा गलत नहीं था। मतलब एक व्यक्ति ने भूलवश गलती से किसी का सामान ले लिया। अब इसमें उसका जो शुरुआत दौर सामान लेते समय ही उसका इंटेंशन बेईमानी का नहीं था। यदि सामान लेते समय वो इस इंटेंशन से लेता कि सामान को मैं चुरा लेता हूं या ले भागता हूं और कहीं बेच दूंगा और पैसे को मैं ले लूंगा, और वो जानता है कि इसका मालिक सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो है, तो उससे चोरी छुपे इस प्रकार के काम को बेईमानी से करता है, तो ये अपराध माना जाता बेईमानी से किया गया कार्य। लेकिन उसने गलती से किया, गलती का एहसास हुआ, उसने वापस लौटा दिया, तो इसको बेईमानी से किया गया कार्य नहीं माना जाएगा। इसका जो महत्व बताया है बेईमानी से की परिभाषा अपराध के इरादे को समझने में मदद करती है। मतलब जो उसका इरादा है वो अगर बेईमानी से है तो वो अपराध किया हुआ माना जाएगा, और यदि उसने उस कार्य को बेईमानी से नहीं किया है, सद्भावना पूर्वक किया है, तो वो बेईमानी से किया गया कार्य नहीं माना जाएगा।
इसी में जो है कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि धोखाधड़ी, गबन, चोरी, संपत्ति विवाद, अनुबंध उल्लंघन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी जिसको कहते हैं, जैसे मामलों में इसे साबित करना जरूरी होता है। मतलब जब अदालत में यदि मुकदमा लगता है धोखाधड़ी का, फॉर एग्जांपल आप देख लें कि यदि किसी के साथ किसी कंपनी को लेके चीटिंग की गई है, मतलब कंपनी के एजेंट बन के कुछ लोग आपके पास आए और बेईमानी से झूठ बोल के आपसे उन्होंने पैसा प्राप्त किया और आपसे कहा कि यदि इस कंपनी में आप निवेश करते हैं तो 14 माह में आपको 3 गुना रिटर्न मिलेगा, और यदि आप चाहें तो हर माह 10% रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि रिटर्न प्राप्त नहीं होता है तो इसकी हमारी गारंटी है, हम आपके आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे मकान संपत्ति यही है, हम आपका पैसा लेके नहीं जाएंगे, आप हमसे पैसा ले लेना और आप विश्वास करें और आप इसमें निवेश करें। जबकि वो जानते थे कि ना तो इसमें पैसा वापस मिलेगा और ना ही कोई रिटर्न को प्राप्त होगा, ये वो जानते थे, लेकिन बेईमानी की नीयत से, धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से उन्होंने उससे राशि प्राप्त की। राशि प्राप्त होने के बाद ना तो कोई भुगतान किया गया और ना ही मिलने आए, लेकिन राशि लेने से पहले वो आपके पास 10-10 बार चक्कर लगा रहे थे, आपके आगे पीछे घूम रहे थे, आपको विश्वास दिला रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बेईमानी करके धोखाधड़ी से आपका रुपया हड़प कर जाना चाहते थे। तो इस प्रकार से जब आप उनके खिलाफ रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराते हैं तो 420 का, गबन का और जालसाजी, धोखाधड़ी, ये सभी मुकदमे उनके ऊपर दर्ज होते हैं। और जब अदालत में मुकदमा आता है तो उनका इंटेंशन जो है कि बेईमानी आपको साबित करना इसमें पड़ेगी, क्योंकि यदि वो ईमानदार होते और तो वो आपको लीगल और सही बात बता देते कि ये जो कंपनी है इसके ये रूल्स हैं और इसमें ये कमियां हैं और ये आपके फायदे हैं, आप चाहें तो निवेश करें, आप चाहें तो निवेश ना करें, हमारी कोई गारंटी नहीं है, आपका पैसा डूब भी सकता है और आपको इसमें दूसरे लोगों को भी एजेंट बना बना कर जोड़ना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। ये सब बातें उनको अगर वो पहले बता देते सत्यता के साथ तो ये फिर बेईमानी से किया गया कार्य नहीं माना जाएगा। और यदि ऐसी वो बात बताते तो कोई उनको सर चाराने भी ना देता। तो ये वो लोग भी जानते हैं कि ये कार्य ही गलत है, और यदि हमने सत्य बात को बता दिया तो हमको कोई पैसा भी नहीं देगा, तो वो झूठ बोलते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। तो ऐसे गद्दार और बेईमान किस्म लोगों से सर आप भी सावधान रहें, और ऐसे गद्दार और बेईमान किस्मों की लोगों की बातों में ना आए और उनको दफा कर दें। और यदि उन्होंने अपराध किया है तो उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाएं और ऐसे लोगों को जेल भी भिजवाएं। ऐसे लोगों को समाज में घूमने का भी कोई अधिकार नहीं है, जो चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे पैसे वाला आदमी हो, उन सबकी संपत्ति को लूटने के लिए, पैसे को लूटने के लिए ये झूठ बोलते हैं और बेईमानी से कार्य करते हैं। तो ये बेईमानी का एक जबरदस्त और अच्छा उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार से गबन, चोरी, संपत्ति विवाद, अनुबंध उल्लंघन, इन सभी मामलों में बेईमानी को साबित करना आवश्यक होता है। कोर्ट में अपराधी की नियत, इंटेंशन को साबित करने के लिए परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इस प्रकार से जो कार्य किया गया है वो उसका इंटेंशन जो था वो आप प्रारंभ से ही पता लग जाता है। और वो व्यक्ति, अच्छा, इस प्रकार के फ्रॉड और धोखाधड़ी किस्म वाले व्यक्ति जब आपसे पैसा लेके चले जाते हैं तो फिर आप बचाव में और कुछ दूसरी बात लेके आते हैं, आपसे तो नहीं मिलते हैं लेकिन बचाव में दूसरी बात करके आने लगते हैं, वकील कर लेते हैं और झूठे फैक्ट लेके आते हैं। लेकिन एक बात ये बिल्कुल सत्य है कि आपने ट्रांजेक्शन उनको दिया, ये बिल्कुल क्लियर बात है। और कोई भी व्यक्ति जो वो अब बाद में बता रहा है उस बात के आधार पे उन्हें कभी रुपया ना देता। ये न्यायालय भी जानता है, ये जज साहब भी जानते हैं कि इन्होंने झूठ बोला और बुरे इंटेंशन से धोखाधड़ी से राशि प्राप्त करके धोखा किया है। तो इस प्रकार से बेईमानी का जो कार्य उनका प्रारंभ से ही था और अंत तक था, जो उनके आचरण से और कार्य व्यवहार से स्वमेव ही साबित है। तो इसमें सर हम आगे बढ़ते हैं कि इसको मैंने कहानी शैली में भी तैयार किया है कि विजय को कॉल आया कि उसने 50 लाख की लॉटरी जीती है, क्या यह सच था या कोई उससे बेईमानी से ठगने वाला था। अब सर 50 लाख की लॉटरी लगी है और लॉटरी लगी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति ने फोन करके कहा कि आपकी 50 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, आप इस खाते में 1 लाख रुपया जमा करा दें, ये हम सब डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, उसका शुल्क है, आपका खाता नंबर भी दे दें तो हम 50 लाख आपके खाते में जमा करा देंगे। उस व्यक्ति ने 1 लाख रुपया जमा करा दिया, वो लोग पैसा खाकर भाग गए। तो इस प्रकार के लोग भी चीटिंग काफी कर रहे हैं सर, एक लालच देके और बेईमानी से इंटेंशन रखते हुए। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो नोट है इसमें कि किसी भी बेईमानी से किए गए कार्य में दो चीजें जरूरी हैं, पहला किसी को नुकसान होना और दूसरा किसी का अनुचित लाभ होना। तो आज के इस वीडियो में सर मैंने आपको बेईमानी से जो परिभाषा है उसकी मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है।
और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दस्तावेज, जिसको डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं, उसके ऊपर मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। और आज का जो हमारा टाइटल था, बेईमानी से जो कार्य किया जाएगा तो उसमें किस प्रकार से सजा का प्रावधान है। तो सर इसमें धारा 420 जो आज के समय में धारा 318 भारतीय न्याय संहिता में बना दी गई है कि यदि कोई बेईमानी से कार्य करते हुए, कंपनी के नाम से चीटिंग करते हुए रुपया जमा, किसी से रुपया प्राप्त कर लेता है तो 7 साल की सजा का प्रावधान है सर इसमें। और मजिस्ट्रेट उसमें जमानत तक नहीं लेता है। अभी एक बैंक मैनेजर पर 1 करोड़ के रुपए के गबन का आरोप लगा था, तो उसमें जज साहब के द्वारा जमानत तक नहीं ली गई, हाई कोर्ट के द्वारा भी जमानत नहीं ली गई है। इन अपराधियों के जो मैं एक अदरवाइज बात बता रहा हूं मैं, जो अक्सर आजकल कंपनियों के नाम से काफी धोखाधड़ी और चीटिंग हो रही है। तो ये जो कंपनियों के नाम से चीटिंग करने वाले जो लोग हैं, इन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं सर कि ये कानून को, जज को, पुलिस थाने को तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। और जब तक इनको जेल और सजा नहीं होती है तब तक ये आसमान में उड़ते रहते हैं, सीना तान के घूमते हैं और इस प्रकार से मतलब इलीगल तरीके से व्यवहार करते हैं कि मतलब सामने वाले व्यक्ति को सोचने में आ जाता है कि आखिर ऐसे दुष्टों पे मैंने भरोसा कर लिया, ऐसे बेईमानों पे मैंने भरोसा कर लिया, मैं इनको समझ क्यों नहीं पाया फिलहाल। तो सर इसलिए आप सावधान रहें। मेरा मकसद बताने का आप सभी लोगों को सावधान और सचेत करना है कि कंपनी के नाम से अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आके कहता है कि हम आपको इतना लाभ दे देंगे, तो ऐसे लोगों को सर आप गेट आउट कर दें। बिठाएं भी नहीं, पानी भी नहीं पिलाए, गेट आउट कर देंगे सर, जाइए आप यहाँ से। और अगर आपका परिचित है तो उसको प्यार से समझा भी दे कि भैया देख, इस बुरे काम को तू छोड़ दे, वरना हर घर से एक मौत का फरिश्ता निकलेगा। जब तक तू मर नहीं जाएगा तब तक तेरे को छोड़ेंगे भी नहीं वो लोग। क्यों? क्योंकि तू उसका पैसा खा के भाग जाएगा। अगर तूने इस शहर में 100 लोगों का पैसा खा लिया तो 100 लोग ही तुझे ढूंढेंगे, तेरे घर के ऊपर आएंगे और तुझको ढूंढेंगे। तेरा शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा, तुझे शहर छोड़ के भागना पड़ेगा या पैसे उनको जेब से देना पड़ेंगे। या तो तू वास्तव में उनके पैसे गबन करके अपने पास ही रख रहा है तो तुझे वो पैसे ही लौटाना पड़ेंगे। और यदि इस पैसे को तूने कहीं और लगा के नष्ट कर दिया या खर्चे में उड़ा दिया तो तेरे को अपना घर, मकान, संपत्ति सब बेचना पड़ेगा। आपका परिचित मित्र है तो उसको इस तरीके से समझा भी दें। और यदि वो नहीं मानता है तो उसको कह दें कि भैया किनारा कशी कर लें उससे, कि आप जाइए और आप आपका काम करिए। क्योंकि हर आदमी की सर जीवन भर की जमा पूंजी होती है। यदि इस प्रकार के फ्रॉड और झांसे में आके वो नष्ट हो जाती है तो आदमी को जीवन में एक बड़ा गहरा धक्का और दुख पहुंचता है। और वो फ्रॉड, ये जो लोग हैं, जो चीटिंग करने वाले लोग हैं, वो सुकून की नींद सोते हैं सर। मतलब उनको तो 100 डंडे भी मारे और उल्टा लटका के भी मारे तो कम है सर, क्योंकि उनके अपराध तो इतने ज्यादा है कि उन्होंने कई लोगों के घरों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया इस प्रकार से बेईमानी से कार्य करते हुए। तो आज का सर जो हमारा वीडियो है बेईमानी से, उसी के तारतम्य में मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि बेईमानी, चीटिंग, धोखाधड़ी, इन सब में बेईमानी मौजूद रहती है। तो बेईमानी से किया गया कार्य अपने आप में एक अपराध है और भारतीय जो कानून है उसमें सजा का प्रावधान दिया गया है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको जो जानकारी दी है वो बेईमानी से शब्द से रिलेटेड दी है। और इसकी जो ई बुक है सर वो मैंने मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक कॉपी पेस्ट कर दी है। उसी के नीचे मेरी वेबसाइट की भी लिंक है और उसी के नीचे वेबसाइट के स्मार्ट पेज की भी लिंक है। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तकरीबन 40 ई बुक मेरे द्वारा अपलोड की गई हैं और लोगों की समस्या के समाधान के लिए मैं ई बुक बनाता हूँ। मेरी ई बुक बनाने का मकसद है लोगों की समस्या का समाधान करना, सॉल्यूशन करना। वीडियो बनाने का भी मकसद यही है, क्योंकि बुक्स तो सर लाखों और करोड़ों मिल जाएंगी, फ्री में भी मिल जाएंगी, लेकिन उन ई बुक्स से आपकी समस्या का समाधान होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, यदि ये बुक आपके सामने रख दी जाए, ये इसमें तीन तीन कानून है। भारतीय न्याय संहिता 2023 और नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब ये बुक अगर आपको दे दें सर तो क्या ये आपकी समस्या का समाधान कर देगी? बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है वो आपकी समस्या पे किस प्रकार से अप्लाई होगा और आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें इसमें से क्या क्या चीजें आपके काम की हैं, वही निकाल के मैं ई बुक बना के आपके सामने पेश करता हूं। तो आपकी कंडीशन और परिस्थिति के हिसाब से आपको एक राह मिल जाती है। जब आदमी के सामने कोई विपत्ति और परेशानी आती है तो उसके चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, कोई दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता उसे। तो ऐसे में एक रोशनी की किरण आपके हाथ में आ जाती है कि हाँ, मेरे पास ये कानूनी रास्ता है, मैं इस काम को कर सकता हूं। सफलता
असफलता ये सब बात की बात है सर, ये तो जज साहब फैसला करेंगे गुण दोषों के आधार पे, लेकिन एक प्राइमरी रास्ता तो मिल ही जाता है कि हाँ मेरे पास में कानूनी आधार है और मैं इस आधार का उपयोग करके अपने हक का और अपने अधिकारों की रक्षा को कर सकता हूँ। तो इस ई बुक से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और आपकी समस्या का समाधान भी होता है। तो मेरे वेबसाइट पे 40 ई बुक्स ऑलरेडी अपलोड हैं और जो एक ई बुक में बनाता हूँ वो सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या का ही समाधान नहीं है सर, ऑल इंडिया में उस जैसी हजारों समस्याएं हैं। वो ई बुक सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं करती, हजारों लोगों की समस्या का समाधान करती है। तो इस प्रकार से सर जो मैंने ई बुक तैयार की है उसमें 39 परिभाषाओं को शामिल किया और उसकी लिंक भी कॉपी पेस्ट कर दिए। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।